जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेली टेस्ट डेली डिस्कशन आपको कराया जाता है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस सेक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं, यानी अल्टरनेट आपको डिस्कशन कराया जाता है। एक दिन आर्ट्स कराया जाता है और एक दिन साइंस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं साइंस डिस्कस करने वाले हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है एक दिन पहले। वहाँ आप टेस्ट इसका लगाइए और उसका जो डिस्कशन है यानी दूसरे दिन सुबह आपको 7 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस सेक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ आपको पहले PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला वीडियो यानी पहला आज का प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कौन सी घटना है जो यह प्रमाणित करती है कि जो प्रकाश है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और हाल ही में बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग में अंतर कैसे करेंगे। तो वह जो घटना कौन सा हो जाएगा, ध्रुवीकरण। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्रुवीकरण क्यों होगा, क्योंकि ध्रुवीकरण कहने का मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहने का मतलब है कि किसी भी यानी किसी विशेष दिशा में मोड़ देना कहलाता है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। किसी खास दिशा में मोड़ देना क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण। जैसे मान लीजिए ध्वनि है, तो अगर ध्वनि को आप मान लीजिए कि नॉर्थ साइड कर बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं सुनाई देगा। यानी नॉर्थ कहने का मतलब अगर आप उत्तर साइड करके बोल रहे हैं तो दक्षिण में भी सुनाई देगा, पूर्व में भी सुनाई देगा, पश्चिम में भी सुनाई देगा। यानी ध्वनि के साथ हम ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रकाश है, अगर आप प्रकाश को नॉर्थ साइड अगर यानी कहने का मतलब उत्तर दिशा में अगर लाइट दिखाइएगा तो उत्तर दिशा में ही जाएगा। टॉर्च लेकर अगर आप उत्तर दिशा में दिखा रहे हैं तो उत्तर दिशा में ही जाएगा, दक्षिण दिशा में नहीं जाएगा। तो वही हो जाएगा ध्रुवीकरण। यानी किसी खास डायरेक्शन में मोड़ देना क्या कहा जाएगा, ध्रुवीकरण। और जो ध्रुवीकरण का जो घटना है किसमें घटित होगा, केवल प्रकाश में घटित होगा। और बाकी जो भी घटना अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, दोनों में घटित होगा। तो दोनों में अगर पूछा जाए कि अंतर किससे करेंगे, प्रकाश और ध्वनि तरंग में, तो किससे करेंगे, ध्रुवीकरण से। या पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर कैसे करेंगे, तो ध्रुवीकरण, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास लिखा गया पोलराइज्ड लाइट, यानी किसी खास डायरेक्शन में इसको मोड़ दिया गया। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और ऑप्शन बी में दिया विवर्तन। विवर्तन कहने का मतलब कि प्रकाश है या कोई भी जो तरंग है उसको यानी टकरा कर मुड़ जाना। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रूम में लाइट जला रहे हैं तो जो नेक्स्ट वाला रूम है जिसमें लाइट नहीं जल रहा है उसमें भी आपको यानी दिखाई देगा। तो उससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी खिड़की है या कोई भी गेट है, उससे क्या होता है कि टकराकर कुछ यानी उसका जो हिस्सा होता है दूसरे रूम में भी चला जाता है। वही हो जाएगा विवर्तन, यानी टकराकर चला जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी मुड़कर चला जाना, उसको बोलेंगे विवर्तन। व्यतिकरण का मतलब होता है कि समान तरंगों का अध्यारोपित, वही हो जाएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है उसी के बारे में। यानी यहाँ से टीचर में भी पूछा गया, BPSC टीचर में, कि किसका यानी ऊर्जा अधिक होगा। तो जिसका जो आवृत्ति कम होगा उसका ऊर्जा कम होगा, और जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकों के निम्नलिखित में से कौन सी विन्यास बिंदु X और बिंदु Y के बीच न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। यानी जो ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा जो ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोध जो को प्रस्तुत करता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध को प्रस्तुत कौन करेगा, तो यहाँ पर सबको निकालना है। ये जो दिया गया समांतर क्रम में दिया गया, तो समांतर क्रम में निकालिए 1/3 1/3 1/3। तो इसको आप LCM लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 1/p निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको LCM लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर सोल्व करके लगा दिया ऑलरेडी पहले, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर जो हैंड से लिखते हैं वो क्लियर नहीं लिखाता। तो यहाँ पर सब देखिएगा कि 1/3 1/3 1/3, तो इसका LCM लीजिएगा तो 3 आएगा, और
ये ऊपर भी कितना आएगा 3, क्योंकि 3 एलसीएम है, 3 से भागा दीजिएगा 3 तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करिएगा 1, तो इसी तरह से 1 + 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 3/3, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी 1/rp बराबर 1 बोलिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो भी 1 यानी rp बराबर 1, यानी कहने का मतलब है इसका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 1 ओम आएगा। उसी तरह से जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन भी किस में दिया गया है, यानी समांतर क्रम में भी दिया गया, तो नेक्स्ट ऑप्शन यानी 1/3 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, ऊपर 1 यानी 2/3 यानी 1/rp, यानी क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करिएगा तो rp बराबर आ जाएगा, यानी कुल जो प्रतिरोध आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/2, तो 3/2 इसको भागा दीजिएगा तो 1.5 आएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो दिया गया श्रेणी क्रम में दिया गया, तो इसको श्रेणी क्रम कहने का मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको जोड़ देना है, यानी RS बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम, यानी इसका जो कुल प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी इसका कुल प्रतिरोध 3 आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि किसके बीच न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध होगा, यानी जो कुल प्रतिरोध होगा न्यूनतम होगा किस ऑप्शन में, तो किस ऑप्शन में न्यूनतम आया था, ऑप्शन नंबर 1 में आया था, यानी किस इसका कितना आया था 1 आया था, इसका 1.5 आया था, इसका 2 आया था और इसका 3 आया था। देखिए यहाँ पर सोल्व करके हम ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इस तरह का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, यानी बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कोलाइडी विलयन से संबंधित है कि कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोलाइडी विलयन होता क्या है। तो कोलाइडी विलयन के बारे में एग्जाम्पल आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हाल ही में बिहार पुलिस में पूछा गया था, जो अंडा होता है उसका जो पीला वाला भाग होता है क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं शोल। शोल कहने का मतलब होता है ठोस और द्रव का मिश्रण। तो कोलाइड का एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया कि सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसमें थोड़ा बड़ा कण होता है, उससे थोड़ा छोटा कोलाइड में होता है और उस सबसे छोटा सोल्यूशन में होता है। और इसका जो पार्टिकल का जो साइज होता है यानी सोल्यूशन यानी विलियन का 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और जो कोलाइड का जो विलियन का जो कण होता है उसका 10⁻7 से 10⁻⁻5 तक, यानी 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 के बीच होता है। और वही सस्पेंशन और सस्पेंशन निलंबन होता है, इसका जो कण का जो आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक होता है। तो कोलाइडी विलयन कहने का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन यानी विलयन, कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन। तो अगर आप प्रकाश तीनों से पे प्रकाश अगर आप दीजिएगा तो यानी प्रकाश यहाँ से देख रख सकते हैं कि लाइट दिया जा रहा है, तो विलयन यानी सोल्यूशन से लाइट पार नहीं होगा, जबकि कोलाइड से हल्का पार होगा और सस्पेंशन से पूरी तरह से लाइट पार हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है अंतर। और एक अंतर हो सकता है कि जो कोलाइड होता है समांगी मिश्रण नहीं होता। आप देख सकते हैं कोलाइड क्या होता है, समांगी मिश्रण नहीं होता। समांगी कहने का मतलब जो पूरी तरह से घुल जाए। तो विलयन क्या होता है, यानी ये पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन जो कोलाइड होता है पूरी तरह से घुलता नहीं। जब पूरी तरह से घुल जाएगा तो उससे लाइट पार नहीं होगा। और जो सस्पेंशन है ये और भी पूरी तरह से नहीं घुलता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कोलाइड जो होता है कैसा होता है तो विसमांगी। समांगी कहने का मतलब पूरी तरह से घुल जाना, और असमांगी कहने का मतलब पूरी तरह से नहीं घुलेगा। तो कोलाइड समांगी मिश्रण नहीं होता, आप याद रखिए। सस्पेंशन भी नहीं होता, और यहाँ पर विलयन यानी जो पूरी तरह से घुल जाएगा समांगी मिश्रण होता है। और कोलाइड का एग्जाम्पल आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और कोलाइड का टाइप भी होता है। तो आपको जो हम डिस्कशन कराते हैं यानी एक अरेंज फॉर्म में कराते हैं, तो आपको रेगुलर आपको यानी वीडियो देखना है। जब तक आप रेगुलर नहीं देखिएगा तो यानी एक अरेंज फॉर्म रहता है, तो अरेंज फॉर्म में आपको बताया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट जब आपको साइंस का डिस्कशन कराए तो उसमें कोलाइड का टाइप देखेंगे। तो कोलाइड का टाइप भी होता ही है, जिससे कोलाइड का एग्जाम्पल फॉर्म हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, डिटर्जेंट हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कॉस्मेटिक हो जाएगा, यानी जो भी क्रीम सब होता है यानी मेकअप का सामान, ये सब क्या है तो कोलाइडी विलयन है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सही नहीं है, यानी कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विलयन में कण सर्वत्र एक समान रूप से वितरित होता है, ये सही है। कोलाइडी विलयन
कि प्रकृति समांगी होती है, तो एक गलत है। अभी आपको तुरंत बताया था कि कोलाइडी विलयन है जो समांगी प्रवृत्ति का नहीं होता है, तो कैसा होता है, विसमांगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट या टेंडल प्रभाव दर्शाते हैं, टेंडल प्रभाव ये बिल्कुल दर्शाता है। शांत रखे जाने पर वह नीचे नहीं बैठते, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है। तो केरोसिन और पेट्रोल तेल, यानी जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, अगर पेट्रोल का मिश्रण कर देंगे, यानी मिट्टी का तेल और पेट्रोल का मिश्रण कर देंगे, तो उसको किस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि कहने का मतलब दोनों के क्वथनांक में अंतर, यानी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर गर्म करिएगा तो एक पहले क्या हो जाएगा, भाप बन के यानी उड़ जाएगा, तो उसको हम लोग ठंडा करके क्या करेंगे, एक बीकर में जमा कर लेंगे। तो यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथकारी कीप, यानी बिहार द्वारा में एक प्रश्न पूछा गया था कि केरोसिन तेल और जो जल है, जल और केरोसिन तेल का मिश्रण रहेगा तो उसको किस विधि से अलग करेंगे। तो उसको जो अलग करेंगे पृथकारी कीप विधि से अलग करेंगे। और उदरपातन का मतलब होता है, उदरपातन का मतलब है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना, क्या हो जाएगा, उदरपातन। जैसे में कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर यही हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन विधि। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश 2 मीटर से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यानी जो रमेश है 2 मीटर से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। तो आपको पहले याद रखना कि जो रमेश 2 सेंटीमीटर से रखी 2 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसका कहने का मतलब दूर को वस्तु नहीं देख पाता, निकट को वस्तु को देख पाता है। निकट कहने का मतलब है कि जो निकट को वस्तु दिखाई देगा उसको बोलते हैं हम लोग, यानी एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करने के लिए जो प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट करने का मतलब निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष। जब आप इसको तोड़ के देखिए, निकट दृष्टि यानी निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम है निकट दृष्टि प्लस दोष, यानी निकट दृष्टि है यानी दिखाई देता निकट की वस्तु, और उसके बाद दोष है यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई देता है, और दोष कहने का मतलब उसके बाद दोष से इसका कहने मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो आप इसको याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि का दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। निकट में 3 अक्षर होता है, तो बड़ा वाला को बड़ा के साथ मिलाइएगा अवतल लेंस, और दूर में यानी 2 अक्षर होता है, छोटा वाला को छोटा के साथ यानी उत्तल लेंस। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पास यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, इसका कहने का मतलब कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष का उपयोग करते हैं अवतल लेंस का, और अवतल लेंस कहने का मतलब माइनस में होगा, तो प्लस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इतना तो क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है कि फोकस यानी क्षमता निकालना है। तो क्षमता बराबर होता है यानी P बराबर 1/f, तो जितना दिखाई देता है वही इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और जब भी आप इसको रखिएगा तो मीटर में, यानी हमेशा मीटर में ही रखना। जब सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा मीटर में। तो यहाँ पास 1/2 कहने का मतलब हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, यानी -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राम अपनी कार के पथमापी पाठ्यांक यानी ओडोमीटर रीडिंग में अपनी यात्रा के आरंभ में 2000 किलोमीटर और 8 घंटे के बाद यात्रा की समाप्ति पर तय की गई दूरी 2400 किलोमीटर रिकॉर्ड करता है। कार की औसत चाल क्या है। तो आपको मालूम है जो समय लगा 8 घंटा लगा, और जो शुरू में जो आप देख सकते हैं गाड़ी जब चलाते हैं तो ओडोमीटर क्या नापता है, दूरी को नापता है, यानी टोटल दूरी आप कितना चले हैं। तो जिस समय रमेश जब गाड़ी को स्टार्ट किया था उस समय ओडोमीटर में कितना था, 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, और जब 8 घंटा रमेश जब चल दिया तो उसके बाद दिखाया 2400 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर होगा, 2400 किलोमीटर। जिसका कहने का मतलब कि 8 घंटा में रमेश कितना चल गया, तो लास्ट में जब शुरू किया था उस समय था 2000 किलोमीटर, जब 8 घंटा चल दिया तो हो गया 2400 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब 8 घंटा में रमेश कितना चला,
400 किलोमीटर यानी 8 घंटा में। तो निकालना औसत चल क्या होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगा 400 किलोमीटर और समय हो जाएगा 8 घंटा। भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंगरोधी इस्पात का आवश्यक घटक नहीं है। जंगरोधी कहने का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है, इसमें क्या होता है, एफी होता है, कोबाल्ट होता है और निकेल होता है। कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है। तो एफी यानी लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मात्रा में कार्बन भी होता है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन नहीं होगा, तो लोहा होगा, निकेल होगा, क्रोमियम होगा, टिन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में जिसकी आवश्यकता होती है कौन कौन सा है, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं और इसके बाद जो उत्पाद बनता है ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो हाल ही में यानी बिहार पुलिस में पूछा गया था कि ऑक्सीजन की प्राप्ति यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होता है। तो जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है जल के टूटने से होता है, या तो हाइड्रोलाइसिस देगा या तो जल के टूटने से या जल से। तो जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होता है कहाँ से होता है, जल के टूटने से, और ग्लूकोज यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होता है, जल के टूटने से। प्रकाश संश्लेषण में भाग कौन कौन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, सूर्य और किसके क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है। तो बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, CO2 की भी होती है, जल की भी होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करता है तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी का कील लोहा में डूब जाता है, पानी का कील कह रहे हैं, पानी का कील थोड़ी होगा, यानी पानी में लोहे का कील डूब जाता है जबकि जहाज तैरता, ऐसा क्यों होता है। तो जो जहाज का जो घनत्व होता है यानी इस तरह से उसका डिजाइन किया जाता है कि जो जहाज का जो घनत्व होगा, यानी यहाँ पर जहाज को हम लिख देते हैं जे, जहाज का जो घनत्व होगा पानी के घनत्व से कम होगा तभी तो तैरेगा। यानी जिसका घनत्व कम होगा और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाला घनत्व नीचे रहेगा, कम वाला ऊपर, यानी जिसका घनत्व कम होगा तो क्या होगा, तैरेगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। यानी जल से जिसका भी घनत्व ज़्यादा रहेगा वह जल में डूब जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पानी में लोहे का कील डूब जाता है क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी से ज़्यादा होता है और जो जहाज डिजाइन किया जाता है उसका जो घनत्व होता है जल से कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया कि जहाज का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व से अधिक होता है। जब अधिक होगा जहाज का घनत्व तो जहाज डूब जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे के कील का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व से अधिक होता है, जब इसीलिए तो लोहे का कील डूब जाता है। पूछा कि लोहा का कील डूब जाता है क्यों जबकि जहाज तैरता है क्यों। तो लोहा का कील डूबता क्यों है, क्योंकि पानी से लोहा का जो घनत्व होता है अधिक होता है। तो लोहे के कील का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए डूब जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है कि जहाज का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व से कम होता है, ये भी बिल्कुल सही, इसलिए तो जहाज तैरता है, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहाज का औसत घनत्व पानी के औसत घनत्व के बराबर होता है, बराबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। पूछा गया कि प्रयोग कर सही उत्तर चुने, यानी सही उत्तर आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर का 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक फास्फोरस को निरूपित करता है। यानी डाल्टन के द्वारा जो दिया गया था उनमें से कौन सा जो प्रतीक है फास्फोरस को निरूपित करता है, यानी प्रेजेंट करता है। तो यानी डाल्टन के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रतीक दिया गया। हाइड्रोजन के लिए ऐसा प्रतीक दिया गया, यानी बीच में इस तरह से पॉइंट रहेगा ब्लैक। कार्बन के लिए पूरा यानी ब्लैक रहेगा। ऑक्सीजन के लिए सिर्फ गोला रहेगा। और फास्फोरस के लिए इस तरह का दिया गया, यानी सल्फर के लिए इस तरह का दिया गया। प्लेटिनम के लिए गोल करके पी बीच में लिखा रहेगा। आयरन के लिए गोल करके यानी सर्किल रहेगा, बीच में आई रहेगा। कॉपर के लिए सी रहेगा। सिल्वर के लिए यानी सर्किल के अंदर एस रहेगा। गोल्ड के लिए इस तरह से रहेगा।
लेड के लिए इस तरह से रहेगा और मरकरी के लिए इस तरह से रहेगा। तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया फास्फोरस के बारे में पूछा गया, तो जो फास्फोरस का कैसा हो जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं, फास्फोरस इस तरह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये जो दिया गया सल्फर के बारे में दिया, ये जो लेड के बारे में दिया गया और ऊपर वाला प्लेटिनम के बारे में दिया गया। तो आप इसको याद रखिएगा, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किसी चुंबक द्वारा निम्नलिखित में से कितनी सामग्रियां आकृष्ट की जा सकती है, यानी ऑप्शन में जो दिया गया उसमें से पूछा जा रहा है कि कितनी सामग्रियां आकृष्ट की जा सकती है। तो प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता, कार्बन को भी नहीं किया जा सकता, एल्युमिनियम को भी नहीं और जंग रोधी इस्पात को भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि 10 ग्राम का एक गोला है और 20 मीटर पर सेकंड के चाल से गति कर रहा और 50 ग्राम द्रव्यमान के दूसरे गोले से टकरा जाता है। यदि दूसरा गोला टकराने से पहले स्थिर था और पहला गोला टकराने के तुरंत बाद स्थिर हो जाता है, तो इस टकराव के पूर्णतः प्रत्यास्थ मानते हुए दूसरे गोले की चाल क्या होगी। यानी यहाँ पर सीधा ये प्रश्न बोला जा रहा है कि जो इसमें टक्कर में आप जब भी याद रखिए, जब भी टक्कर होगा तो संवेग क्या होगा, यानी संवेग होगा यहाँ पर कांस्टेंट हो, यानी संवेग स्थिर हो जाएगा। तो P बराबर होता है mv, यानी संवेग क्या होगा, स्थिर। संवेग स्थिर करने का मतलब संवेग नहीं बदलेगा, या तो फिर दोनों का संवेग बोल सकते हैं जीरो होगा, यानी दोनों का संवेग का जब अंतर निकालेगा तो जी रहेगा। तो आप बोलिए इक्वल होगा या जीरो, बात इक्वल ही है, यानी जैसे में P1 माइनस P2 बराबर जीरो, या आप लिख सकते हैं कि एम भी, या तो आप ये भी लिख सकते हैं यानी P1 बराबर P2, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2। जो M1 दिया गया है 10 ग्राम दिया गया है और जो गोले का जो चाल दिया गया है 20 दिया गया, M2 50 दिया गया और V2 निकालना है। तो यहाँ से इसको काटिएगा 2 बार में, 20 दूनी 40, यानी V2 बराबर कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्बन के संबंध में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। कार्बन सभी सजीवों और अनेक वस्तुओं जिनका हम उपयोग करते हैं का आधार है, बिल्कुल सही है। यानी कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता है और जो भी वस्तु सभी में पाया जाता है कार्बन। कार्बन चतुस्संयोजकता और श्रृंखला गुणधर्म दर्शाता है, ये भी सही है। कार्बन का जो चतुस्संयोजकता होता है और श्रृंखला गुण दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन स्वयं और अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजी अवंध बनाता है। तो जो कार्बन है कैसा अवंध बनाता है, सहसंयोजी अवंध बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कार्बन के मध्य त्रिअवंध और चतुर्थ यानी चतु अवंध वाले यौगिक बनते हैं। नहीं, चतुर्थ अवंध बनता ही नहीं, यानी एकल बॉन्ड बनेगा, द्विबॉन्ड बनेगा, तृतीय बॉन्ड, चतुर्थ बॉन्ड नहीं बनता। तो बॉन्ड यानी 3 तरह का बॉन्ड बनता है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फोर्थ बॉन्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पास यानी डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी 2, 3 और 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यानी कहने का मतलब कार्बन के परमाणुओं के जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल हो जाएगा, यानी कार्बन परमाणुओं को जब डबल बॉन्ड यानी 2 यानी डबल हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ट्रिपल, तो ट्रिपल लाइन रहेगा यानी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। चतुर्थ बॉन्ड ऐसा कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ देखिए हाइड्रोकार्बन यानी 2 तरह का होता है, संतृप्त होता है, क्या संतृप्त होता है। संतृप्त कहने का मतलब सिंगल यानी कार्बन परमाणुओं के बीच जब एकल बंध बनेगा तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन के बीच कैसा बंध बनेगा, एकल बंध, उसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त कहने का मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच जब द्विअवंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं असंतृप्त कार्बन। तो जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, यानी इसके एल्काइन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एल्किन के बीच डबल बॉन्ड बनता है और एल्केन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल वाला संतृप्त होगा, यानी जो भी एल्केन रहेगा संतृप्त होगा और जो भी एल्किन या एल्काइन रहेगा असंतृप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गति के समीकरण v बराबर u प्लस at का निरूपण करता है जहां सभी राशियां शून्योत्तर है और प्रतीकों के अपने समान अर्थ है। शून्योत्तर कहने का मतलब कोई भी राशि शून्य नहीं है, तो कोई भी राशि शून्य नहीं है तो आप सिंपल यानी गति का प्रथम समीकरण के बारे में पूछ रहे v बराबर u प्लस at, तो जो गति का प्रथम समीकरण का जो ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपचायक के रूप में कार्बन का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किस धातु को निष्कर्षित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, जिंक को किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्या होगा यदि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के समूह को उच्च गति से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है जो कि आवेशों की गति की दिशा के लंबवत है। तो मान लीजिए कि दोनों प्रकार के आवेश पुनः संयोजित नहीं है, तो यानी बोला जा रहा है कि क्या होगा यदि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के समूह को उच्च गति से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है जो कि आवेशों की गति की दिशा के यानी लंबवत यानी 90 डिग्री पे है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो जो धनात्मक आवेश होगा और ऋणात्मक आवेश दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पास जो दाब से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पास टोटली जो दिया गया बिल्कुल यानी इससे प्रश्न इतना बड़ा, बाकी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। जो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल बराबर यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा दाब उतना कम होगा। यानी क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा दाब क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे सुई लेकर आप चुभाइए, तो सुई लेकर चुभाइएगा तो इसका कहने का मतलब जो नुकीला होता है, नुकीला कहने का मतलब जो उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादा दाब लगाएगा तो ज़्यादा आपको चुभेगा। लेकिन मान लीजिए कोई मोटा मतलब डंटा लेकर आप उसको चुभाइए, नहीं चुभे, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल ज़्यादा है, और जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो तो दबाव कम लगता है। तो यानी यहाँ कहने का मतलब जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका दाब कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर दिया गया कि ऑप्शन ए का यानी पार्श्व की बीमा, यानी ऑप्शन ए वाला के लिए दिया गया 20 × 10 सेंटीमीटर, यानी एक तरह का ये आयत दे दिया गया है। ये जो कह रहा है कि 20 × 10 है। बी में दिया गया है 10 × 40, यानी 10 × 40, और सी में 40 × 20। तो आपको बताना है कि जो किसका जो दाब किस दाब की प्रवृत्ति अनुसरण करता है, यानी दाब के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम यहाँ पर सॉल्यूशन करके लगा दिया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका जो दाब क्या होगा, कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर जो पहला का जो एरिया दिया गया था 10 × 20 दिया गया था, तो इसका आयत है। आयत कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेगा तो जो ऑप्शन आएगा यानी आंसर जो आएगा बी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो पी नंबर दिया गया यानी सेकेंड ऑप्शन, उसका जो दिया गया था बीमा 10 × 40, तो इसको करिएगा तो 400 आएगा। सी नंबर इसको करिएगा तो 800 आएगा। तो जिसका क्षेत्रफल कम उसका दाब अधिक। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका, पी ए, तो सबसे दाब किसका होगा, पी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए का। उसके बाद बी का होगा, उसके बाद सी का, यानी पी ए, पी बी, पी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी ए, पी बी, पी सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एथेनॉल पर लिटमस का प्रभाव क्या होगा। तो एथेनॉल पर लिटमस का जो प्रभाव क्या होगा, लिटमस एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में वायु दाब को मापने के लिए साधारण इकाई है, तो मिलीबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनन्य रूप से विद्वान होती है, यानी इसका कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में से कोई जो ऐसा है किसी एक में ही विद्वान है, यानी यूकैरियोटिक में है बाकी प्रोकैरियोटिक में नहीं है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक नहीं। तो इसी के कारण ये क्या होता है, जटिल होता है, यानी अनन्य रूप से विद्वान होता है, यानी उससे भिन्न होता है। बाकी तीनों दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर सभी क्रिया दिया गया
और पूछा जा रहा है उपयुक्त अभिक्रिया में Hg और O2 की क्रमिक अवस्था है, यानी बताना क्रम बाय। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, पारा एक प्रकार का द्रव है, तो सेकेंड वाला पे द्रव ऑप्शन नंबर केवल डी में है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।